रेलवे एएलपी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अब तमाम छात्रों का अब इंतजार समाप्त हुआ। रेलवे के द्वारा जो 29 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इस फॉर्म को एएलपी को फॉर्म को भरने का एक टेंटेटिव डेट जो है 10 अप्रैल को दिया जाता है। उस समय ये वाला फॉर्म आपके सामने आया था, ये वाला नोटिफिकेशन आप देखे थे, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह 29 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें बताया गया था कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप 10 अप्रैल से फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा रेलवे विभाग ने जानकारी के तौर पर दिया था, जिसमें कहा था ये टेंटेटिव डेट है। और इसी के जरिए उसने बताया था कि क्या पे स्केल रहेगा, क्या आपको पैसा मिलेगा, और भी थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। अब जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से आपके सामने जानकारी पेश किया गया है, क्योंकि अब एक कंफर्म हो गया है कि यह फॉर्म को भरा जाना है और आज से ही फॉर्म भरा जाने लगा है। तो इसके लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा यहाँ पर बायोडाटा को रखा है कि कैसे कैसे आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगा, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग कैसे होगी, है ना, बाकी अन्य तमाम चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन जारी करके और आपको आश्वस्त कर दिया है और एक डेट रिलीज कर दिया गया है कि आप फॉर्म को कब से भर सकते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट दिए गए हैं, जरा यहाँ से शुरू करते हैं। और इस तरह के सभी जानकारियों को लेकर के मैं रजनीश पाठक आपके सामने हाजिर हो गया हूँ इस हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। इस सेशन से यदि आप संतुष्ट हो जाएं तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमसे जुड़िएगा, क्योंकि इस सेशन के बाद में एएलपी ग्रुप डी के लिए बहुत जल्द ही हम बैच लाने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर टोटल कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यह डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, इस न्यूज के लिए 29 को आपको दिया गया था, जो बात आपको बता दी गई है। अब फॉर्म आप भरने लगेंगे कब से, तो ओपनिंग डेट इस फॉर्म का है 12/4 यानी आज से 12 अप्रैल से आप फॉर्म को भरने लगेंगे और फॉर्म आप लास्ट 11/5 यानी 11 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके अगले 2 दिन तक यानी 13 तारीख तक आप फी पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हैं। अब रही बात एक और बेसिक चीज़ की, अगर आप फॉर्म भरते भरते कहीं आपसे कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है, किसी कागजात में गलत हो जाता है या कोई चीज़ आप इंक्लूड करना भूल जाते हैं, कुछ लिखना भूल जाते हैं, स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो उसके लिए सुधार का भी मौका रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। वो डेट आपका रहेगा यहाँ मेंशन किया गया, यहाँ कहा गया है कि डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। भैया पेमेंट भी देना पड़ेगा आपको। 14 मई से 23 मई के बीच में आप आराम से सुधार सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आपको देखिए यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन है। पूरे नोटिफिकेशन का एक एक लाइन पढ़ के समझने में काफ़ी समय लेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको बताएं, जो आपको फॉर्म भरने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फॉर्म आसानी से भर पाएँ। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें आप ड्राइवर बनेंगे। 9970 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। जो वो वाला जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें 9900 का बताया गया था। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई गई थी, अप्रॉक्सीमेट कितना होगा। एज का जो दिया गया है 18 से 30 साल के अंदर जो लोग हैं इस डेट से यानी 1/7/2025 तक आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और 30 से नीचे होनी चाहिए। इस बीच दायरे में अगर आप हैं तो मेरे भाई आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। और भी अगर इससे अधिक उम्र है तो एज रिलैक्सेशन की भी क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आगे हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिक जानकारी सी थी। यहाँ पर आपको 19,900 रुपये का इनिशियल पे मिलेगा, जोड़ जाड़ के 30,000 से ऊपर ही सैलरी मिलेगी, इसकी पक्का गारंटी है। चलिए अब यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सभी को हमने हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आपको समझने में, हम हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी भाषियों को हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ। अब अंग्रेजी बकैती करे लगे हम तब फिर आप समझने में ही दिक्कत हो जाएगा आपको। आइए तो यहाँ पर 2 नंबर जो इसका दिया है, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें जो 2 नंबर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें से जाकर के इस पीडीएफ का आप डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो के बाद में। चलिए तो यहाँ पर 2 नंबर कहता है कि कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल all the prescribed educational and technical qualifications for the post on or before
द क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट तक या उसके पहले तक जो भी डॉक्यूमेंट का डेट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस डेट से पहले के होने चाहिए। यही इसके कहने के सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं पूरी कर लें आप, उससे पहले, उसके बाद के नहीं। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल जब तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तक तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो भैया इस डेट के बाद में, यहाँ पर आपको हम डेट क्लियर कर देते हैं, इस डेट के बाद में 11/5/2025 के डेट के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यही बात वहाँ पर दिया गया है। अब आगे, तो ये बात आप समझ गए। फिर अगला देखते हैं कि आपको आगे और क्या चीज़ बताई गई है। फिर यहाँ पर 13वां नंबर, इसको ज़रा समझिएगा। यहाँ भी कहा गया है, इसकी हिंदी में लिख दी गई है, और वही बात है जो हमने आपको बताई है कि अगर आप बाई चांस मिस्टेक कर जाते हैं फॉर्म को भरने में तो आप कैसे सुधारेंगे, उसके क्या क्राइटेरिया हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि आपको 250 रुपया का फ़ी लगेगा, जो अनरिफंडेबल है। आप इररिफंडेबल है, आपको वह वापस नहीं मिलेगा, गैर वापसी योग्य है, पैसा नहीं मिलेगा वो 250 रुपये आपने लगा दिया तो। और आप 14/5/2025 से 23/5/2025 के बीच में आप अपने जो भी आपकी गलती हुई होगी फॉर्म भरने में उसको आप आराम से सुधार सकते हैं। इस डेट को नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब बढ़ जाते हैं आगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आप जो चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको अंक मिलेंगे, एक एक नंबर मिलेगा प्रति क्वेश्चन के लिए। लेकिन क्या क्वेश्चन गलत होने पर निगेटिव मार्किंग भी होगी? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, लेकिन कहाँ कहाँ है समझ लीजिएगा। कहता है कि CBT 1 में कहाँ कहाँ है, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का फुल फॉर्म क्या होता है? CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT का फुल फॉर्म होता है। तो CBT फर्स्ट में जब आप देंगे, CBT पहला, तो अब आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा, और CBT 2 में, दोनों में निगेटिव मार्किंग मिलेगा। लेकिन इसके बाद आप जब कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा देंगे, CBAT, इसका जब एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग का रेट क्या है? तो मेरे भाई आप एक अंक के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, 3 क्वेश्चन, तो आपके सही जो आपने किया है 1 खत्म हो जाएगा। एक तो सही क्वेश्चन आपका 3 गलत क्वेश्चन 1 तो सही क्वेश्चन को खा जाएगा। तो गलती बड़ा आसानी से करना है, मतलब कि गलती ऐसे करना है कि आपसे गलती ना हो, इस तरीके से गलती करना है। आगे चलिए, आइए यहाँ तक। अब ये सब जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को आगे लिखाया गया है, दर्शाया गया है। और भी आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। जब आप हमारा ग्रुप में जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ पर ये नेशनलिटी वगैरह की चर्चा की गई है कि आप कहाँ कहाँ के नागरिक हो सकते हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बारे में दी गई है। अगर बेसिकली आपको ये पढ़ना है तो वीडियो को रोकिए और इसको पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए एज लिमिट पे बात कर लेते हैं। क्या एज की क्राइटेरिया है, इस पे बात करते हैं। तो शुरू में सीधी सी बात यहाँ लिखी गई है कि 18 से 30 के बीच में आप हैं तो फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा, आराम से भरिएगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और किसी कैटेगरी में आप आते हैं जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिल सकता है, तो आप कैसे फ़ायदा को ले सकते हैं, इस पर चर्चा कर देते हैं। देखिए, एज लिमिट दिखाया गया है यहाँ पर 1/7/2025। इस डेट तक आप 18 से अधिक और 30 से कम होने चाहिए, या पूरा 30 या पूरा 18 का होने चाहिए, ठीक। इस बात को समझिए। अब एज रिलैक्सेशन में क्या दिया गया है, तो यदि आप SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल का इसमें छूट मिलेगा, यानी आप 35 साल तक फॉर्म को भरिएगा। OBC हैं तब आपको 3 साल का छूट मिलेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी आपने पहले नौकरी करी है, ठीक है, तब आप एक्स सर्विसमैन हैं और जनरल और EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपको उस रेलवे बोर्ड के नियमों के अकॉर्डिंग 3 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन इसमें आपका सर्विस भी इंक्लूड है,
ठीक है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, इन सबों के लिए 6 साल 8 साल इस तरह के क्राइटेरिया दी गए हैं। अब यहाँ पर आता है नीचे वाला एज रिलैक्सेशन का ये वाला बात, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी, जिसने ग्रुप सी को सर्व कर रहा है, जो ग्रुप सी में है या फिर ग्रुप डी में है मेरे भाई, ग्रुप डी और ग्रुप सी वाले जो अभी नौकरी में है वो, उनको मिनिमम 3 साल, जो रेलवे स्टाफ कहता है कि कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड ग्रुप यहाँ पर ग्रुप डी, रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 साल से काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उनको छूट मिलेगी। अब कैसे मिलेगी, तो वो अगर अनरिजर्व्ड हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो वो अपनी 40 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये वाले ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग डेट है, लेकिन ये सारे उम्र की क्राइटेरिया जो होगी इसी डेट के अंदर में होगी। इस बात की ध्यान रखिएगा, आप 40 साल भी हैं, आप 40 साल के भी हैं तो इसी 1/7/2025 तक 40 साल, उसके बाद वाला मामला नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ हमारा उम्र आजे 40 साल हो गया तो आजे भर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसके बाद इसी तरीक़े से यहाँ दिया गया है कि कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, अगर रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे आप कैंटीन में उसके काम करते हैं या फिर कोऑपरेटिव्स में उसके सोसाइटी में काम करते हैं, किसी उसके इंस्टीट्यूट पे काम करते हैं, तब भी आपको 5 साल का दिया जाएगा, जिसमें आपको उसके नियम और कानून फॉलो करने होंगे। फीमेल हैं और आप विडो हैं, विधवा हैं, जो फीमेल है अगर वो विधवा है, चाहे डाइवोर्सी है वो, है ना, चाहे जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड है ना, कानूनी तौर पर पति से अलग हो चुकी है, तो इस कैटेगरी में आने वाली औरतें अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 35 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकती हैं, और ओबीसी हैं तो 38 साल तक फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ भी दिए गए हैं उसी तरीके से, तो आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा, समझ सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज आईटीआई, या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का कोर्स पूरा किया हो या फिर उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई का हो, जो जॉब कर रहे हैं उनको जो है 1961 के नियम के अकॉर्डिंग, अप्रेंटिस के नियम के अकॉर्डिंग जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। और क्या मिलेगा, सो नियम और कानून को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ भी नीचे उसी तरीके के दिए गए नियम। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो भी ज़्यादा विशेष नहीं है उस पर समय खर्च करना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल बात है उन्हीं पर पढ़ लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है यहाँ पर कि कौन व्यक्ति जो है कब तक का डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है किसका, वहाँ दिया गया है। एज ग्रुप दिया गया है यहाँ पर, अगर आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ये सब हैं, तो यहाँ पर देखिए ये तो सबके लिए है कि 18 से 30, तो आप 18 से 30 कब तक रहेंगे, तो 2/7/1995 से डेट ऑफ बर्थ आपका उधर का पिछुआरा का नहीं होना चाहिए, आगे का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओबीसी हैं तो आपका 2/7/2092 से आगे का डेट 93-94 में का होना चाहिए आपका। और एससी एसटी के हैं मेरे भैया, तो आप यहाँ पर 2/7/1990 के बाद का जन्म आपका है तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, और सारे कैंडिडेट 2007 से बाद के हैं तो आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फी, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी समझ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फी, और इसका एग्जामिनेशन फी ऐसा है कि रिफंड भी होगा आपका, रिफंड भी होगा। आप CBT 1 का एग्जाम जब दे देंगे फाइनल, उसके बाद रिफंड हो जाएगा। देखिए कहता है फॉर ऑल कैंडिडेट, सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए, एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट द सीरियल नंबर 2, जो सीरियल नंबर 2 में कैटेगरी मेंशन किया गया था, उनके अलावा जितने सारे कैंडिडेट हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। अगर ये 500 फी देते हैं, जब 500 फी देंगे तो जैसे ही CBT 1 का एग्जाम दे के आएंगे इनको रिफंड कर दिया जाएगा। कितना, 400 रुपया। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है यह रिफंड करने में, और बैंक अपना चार्ज काटती है बीच में, तो उनको 400 रुपये कर दिया जाए। और जिन्होंने अपना 250 रुपया जमा किया है परीक्षा फ़ी के रूप में, तो उनका 250 का 250 जो है CBT 1 के बाद में उनका रिफंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए रिफंड कैसे होगा उसी पर बातचीत इसमें यहाँ पर दी गई है। रिफंड कैसे होगा, तो रिफंड वही होगा 400 और 250 रुपये जो हमने आपको बता दिया अभी। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या और विशेष है इसमें। जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने कहीं नहीं छोड़ा है, जो आपके लिए जानने वाला। अगर इससे भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ और भी बतानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, हम उस पर बेसिकली 1-2 मिनट 4 मिनट का वीडियो बना के पूरे ही आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। आइए
ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए नियम और कानून है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आराम से इसको पढ़िए, बैठिए, देखिए, और आप आइए हमारे ग्रुप में और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, और हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस तरह के सभी चीज़ आपको मिलते ही रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप वहाँ पर आपको चुना जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूँ अपने अनुभव के तहत कि सबसे पहला आपको नौकरी का सबसे पहला लेवल होता है फॉर्म को भरना। फॉर्म को भरने में ज़रा भी कोताही नहीं करनी चाहिए। आपको हर चीज़ से क्लीन होना पड़ेगा एक नौकरी के लिए अभी के समय में, ठीक है। तो आप फॉर्म को भरने में पहले सबसे पहले सावधानी बरतिएगा। उसके बाद की क्राइटेरिया क्या है उसको समझाते हैं आपको। देखिए, जब आप ये प्रोसेस करिएगा तो सबसे पहले आपको CBT 1 का एग्ज़ाम देना होगा। फॉर्म के भरने के बाद डेट आएगी, डेट के अनुसार आप एग्ज़ाम डेट के अनुसार एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर CBT 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा, दूसरा प्रोसेस है। तीसरे में आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको यदि इन सभी चीज़ों में प्योर पाया जाएगा देन आप जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा चयनित किए जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, ओके। अब CBT 1 अगर आप इस सब चीज़ को समझना चाहते हैं, CBT 1 फर्स्ट स्टेज में क्या होगा समझिएगा। तो CBT 1 के बारे में आपको पूरा प्योर तरीके से पूरे पैटर्न को बताऊंगा। पेशेंस लेके बैठिएगा, 5 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इन सभी चीज़ों को केवल इस एक वीडियो से जान के जाइएगा। कहता है CBT 1 will only be a screen exam for the shortlisting eligible candidates for CBT 2 based on their normalized marks and merits। यह केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसका मार्क्स आपको मेन एग्जाम में आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग विल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन CBT 1 among the candidate who have chosen the same RRB ओनली। अब कहता है यहाँ पर है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो आपका CBT 1 का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा CBT 1 का, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो पैटर्न आपको 60 मिनट दिए जाएंगे CBT 1 के एग्जाम के लिए। 75 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो आपको 1/3 नंबर काट लिया जाएगा और सभी क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ऐसे नोटिफिकेशन का हिस्सा है इसमें कि ये कहता है एलिजिबिलिटी को लेकर कि आपको कम से कम, अगर जनरल से है तो 40% आपको नंबर आना चाहिए, तो कम से कम का तो सवाल ही नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात है, तो वही सब है। इसके बाद में जब बात कर लेते हैं यहाँ पर अब सिलेबस वगैरह की अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, तो CBT 1 में आपको मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के से सवाल आएंगे। इसके बारे में डीप जानकारी यदि चाहिए तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम इस सिलेबस की पूरी एकदम बारीक से चर्चा करेंगे और वहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। वैसे हमारे द्वारा बैच लाया जा रहा है, कुंदन सर GS पढ़ाएंगे और हम आपको मैथ साइंस पढ़ा देंगे, ठीक है। और भी टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन YouTube पर हमारा प्रयास है कि हम पूरी तरह आपको वेल मेंटेन एक कोर्स दें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कब से आ रहा है। देखिए यहाँ पर है कि सेकंड स्टेज, दूसरा स्टेज आपका CBT 2 होगा। CBT 2 के बारे में जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहता है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT 1, अगर CBT 1 में आप चुने जा चुके हैं, CBT 1 में आप चुने जा चुके हैं, ठीक है, तब आपको CBT 1 में चुने जा चुके हैं तो आप CBT 2 के लिए बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे, ठीक। अब ये बात आप भी समझ रहे हैं। और उसके बाद नियम और कानून सारे दिए गए हैं छोटे तहत यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, इतना बात सब आप पढ़िएगा, समझिएगा, बेसिक इसमें कुछ नहीं है उतना, लेकिन यहाँ आइएगा, पैटर्न समझ लेते हैं CBT 2 का सिलेबस। CBT 2 सेल कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में एग्जाम होंगे, पार्ट A और पार्ट B। 2 पार्ट में आपको CBT 2 देना होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 2 घंटा 30 मिनट का कुल होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 175 होंगे भैया। और पार्ट A में आप क्या दीजिएगा, तो 90 मिनट में 100 सवालों का जवाब, 90 मिनट में 100 सवालों का जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। और पार्ट B में आप दीजिएगा 60 मिनट में 75 सवालों का जवाब। ये पार्ट A और पार्ट B है। अब इस बात को समझना है कि पार्ट A और पार्ट B क्यों ले रहे हो भाई, एक ही एग्जाम ले लेते CBT 2 का जैसे CBT 1 लिए हो, तो इसके पास में कुछ रीजंस हैं।
ये कह रहा है कि देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। इसमें भी आप यानी CBT 2 में भी आप 1/3 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात समझिएगा, ठीक है। फिर वही है इन पार्ट ए में कहता है कि मिनिमम पास परसेंटेज जो है वही मैक्सिमम आपको लाना है। ओनली द मार्क्स ऑफ स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। पार्ट ए का जो नंबर है वहीं आपको क्वालिफाइंग पैनल में जोड़ा जाएगा, और तभी जोड़ा जाएगा जब आप पार्ट बी के एग्जाम में 35% एट द लिस्ट नंबर ला के पास करेंगे। इस बात को समझ जाइएगा। यानी जो CBT 2 का एग्जाम होगा यूं ही नहीं पार्ट ए और पार्ट बी लिया जा रहा है। पार्ट बी में आप अगर यानी आपने इस 75 क्वेश्चन का जब आप 60 मिनट में दे करके 35% नंबर से ऊपर लाए हैं और उसके क्राइटेरिया में आते हैं, तब आपकी पार्ट ए में दी गई परीक्षा की कॉपी जांच की जाएगी और आपका ये नंबर आगे पैनल में जोड़ा जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा? तो सिलेबस फॉर पार्ट ए मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहेगा, ठीक है। इस सब चीज़ पर हम बना देंगे। आपने यदि कहा कि हाँ सर आप एक सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो हम गारंटी आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे सिलेबस का पूरा बारीक तरीका से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट बी में क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ CBT 2। पार्ट बी में क्या क्वालिफाइंग? ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, केवल क्वालिफाइंग है। हमने कहा कि ये नंबर जुटेगा नहीं आपका, इसमें पास करना है ताकि आपका पार्ट ए चेक हो सके CBT 2 का। अब यही सब क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो भैया आप इन सारे क्षेत्र में सभी ट्रेडों में आपको क्या होना चाहिए? तो क्या कहते हैं वो ITI आप होने चाहिए, तभी होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ सब चीज़ें पढ़ेंगे एग्जाम में। ये सब वही सिलेबस का बात है कि किस किस क्षेत्र से आपको सवाल पूछा जाएगा पार्ट बी वाले परीक्षा में। आपसे आप किस क्षेत्र के हैं, जिस क्षेत्र से जिस ट्रेड से किए रहेंगे उसी ट्रेड से सवाल आएगा, है ना, ऐसा रहता है। अब है आपका तीसरा चरण जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, CBAT का एग्जाम देंगे आप। यह जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए। पार्ट ए में जब आप पास करेंगे CBT 2 के, उसमें जब पास करेंगे, वहाँ क्वालिफाई करेंगे, तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, तीसरे परीक्षा में। क्लियर हो गया। देखिए तो यहाँ पर आप क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ दी गई है कि ऑल कैंडिडेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि वही रिजर्वेशन वाला मामला छोड़ के, तो सभी कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। यानी सब कम से कम 42 मार्क्स परीक्षा में आएगा, तभी आपके रिजल्ट के बारे में आयोग सोचेगी, नहीं तो आपका कहीं पर जगह नहीं है। 42 से ऊपर लाइएगा और कट ऑफ रहेगा तो आप सोचे जाएंगे, नहीं तो नहीं सोचे जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का डॉक्यूमेंट बना कर रख लीजिएगा, चाहते हैं जॉब करना तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ये सब बात है। आप अप्लाई कैसे करेंगे उन सभी चीज़ों का दिया गया है डिटेल यहाँ पर। और भी कुछ विशेष है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप फोटो कौन सा सेलेक्ट करेंगे। और फोटो का ये बड़ा बच्चों में ये रहता है कि फ़ोटो कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो आपके फ़ोटो जो होंगे वह 35 mm विड्थ होगा, 45 mm की हाइट होगी, प्लेन वाइट कलर बैकग्राउंड होगा, आपके फ़ोटो का वाइट कलर बैकग्राउंड होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। और आपके फ़ोटो का साइज़ 50 से 150 KB का होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपके फ़ोटो का साइज़ है। अब आपके सिग्नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका सिग्नेचर का क्या हाल रहेगा। तो सिग्नेचर का दे रहा है यहाँ पर 30 से 49 KB के बीच का रहेगा, ठीक है। और विड्थ आपको दिया गया है 35 mm से 20 mm का हाइट का आपका सिग्नेचर का ये रहेगा। तब आप इसमें आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो सर्टिफिकेट आपका 400 KB से कम का रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फोटो में वाइट बैकग्राउंड ही रहेगा, फोटो जो आप बनाएंगे उसका वाइट बैकग्राउंड रहेगा। क्लियर, ठीक है। बाकी ये सब हर जगह का जो है वेबसाइट दिया गया है, ये सभी जहाँ जो जोन है सभी जोन का वेबसाइट दिया गया है। ये सब चीज़ें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आगे। और जो देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपको बता देंगे। इसमें सभी में टिक लगी हुई हैं, और इम्पोर्टेंट जो नहीं है बाकी सब उनके लिए कोई बात नहीं है।
यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन का बात किया है कि क्या क्वालिफिकेशन आप इसको चाहिए आपको इस सीट के लिए। तो आपको मैट्रिकुलेशन होने चाहिए, आप ITI होने चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास में किसी भी ट्रेड, जितने ट्रेड यहाँ मेंशन किए गए सभी में से। उसके बाद यहाँ दिया गया है, जरा देख, मैट्रिकुलेशन के साथ SSLC प्लस कोर्स आपको एक होना चाहिए अप्रेंटिस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा भी अगर आप किए हुए हैं तब भी आप इसमें आसानी से भर सकते हैं, या फिर ITI तो आप हैं ही, अगर हैं तो भर ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें दी गई हैं इसमें। अब ये सब चीज़ दिया गया है जोन वाइज सीट, इस पे एक अलग वीडियो हम बना देंगे जिसको आप देखकर आप किसी जोन को आराम से सेलेक्ट कर देंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप जोन को, किस जोन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और किस जोन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई वीडियो तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए, और अच्छी लगी हो तो इस आपके एक प्रयास से, आपका एक शेयर हमारे लिए काफ़ी ऊर्जा का काम करेगा, और वीडियो को शेयर करते जाइए। मिलते हैं इसी रिक्वायरमेंट पर एक और वीडियो लेकर के जो अपने सिलेबस का होगा अगले वीडियो में। तब तक आप तैयारी बनाए रखिए, शुरू करिए तैयारी यहीं से। बोलिए भारत माता की जय और वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।